हेलो एवरीवन। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास के इस बेहतरीन वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यानी आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के अर्थशास्त्र का पहला अध्याय का संपूर्ण व्याख्या, वो भी आसान भाषा में। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पाठ की शुरुआत करते हैं। हे दोस्तों, चैप्टर का नाम ही है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास क्या रहा है। आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को मिली आज़ादी से पहले लगभग 200 वर्षों तक भारत अंग्रेजी शासन का गुलाम था। आप सभी को मालूम होगा कि हमारा देश भारत सन 15 अगस्त 1947 ईस्वी को पूर्ण रूप से आज़ाद हुआ था। लेकिन 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद होने से पहले लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजी शासन यानी अंग्रेज लोग आकर हमारे देश पर हुकूमत किए थे। आप सभी को मालूम होगा कि उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और इसी का फ़ायदा उठाते हुए अंग्रेजी शासन ने सोने की चिड़िया का भरपूर शोषण किया एवं उसको जमकर लूटपाट किया, जमकर लूटा था। जिसके कारण क्या हुआ कि भारत के आर्थिक विकास की गति मंद या नगण्य रही। अब क्या किया कि अंग्रेज तो कोई भारत में विकास करने के बारे में सोच ही नहीं रहा था, वो तो केवल लूटपाट करने में लगा हुआ था। जिसके कारण क्या हुआ कि भारत की आर्थिक विकास की जो स्थिति थी ना, वो काफ़ी धीरे धीरे होने लगी, यानी नगण्य अर्थात ना के बराबर हो रही थी। अंग्रेजी शासन लगभग 200 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था में कोई विकास नहीं हुआ था। यानी अंग्रेजी जो हुकूमत चला था हिंदुस्तान में लगभग 200 वर्षों तक, उसके बीच में अगर विकास की बात करें हिंदुस्तान में तो कोई भी आर्थिक विकास नहीं देखने को मिल रहा था। अब हम लोग जानेंगे कि उपनिवेश का क्या अर्थ होता है। जब किसी देश किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है, मान लेते हैं कोई एक छोटा सा देश है और कोई बड़ा सा देश है, तो जो छोटा सा देश है वो बड़े देश के अंतर्गत अगर रहता है, उसके समस्त आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्यों का निर्देशन एवं नियंत्रण शासक देश का होता है। तो ऐसे शासित देश को शासक का देश का उपनिवेश कहा जाता है। अब भारत करीब 200 वर्षों तक ब्रिटिश सरकार शासन का उपनिवेश था। अब आसान भाषा में आप जान लीजिए, कोई भी ऐसा एक छोटा राष्ट्र है, उस पर कोई बड़ा सा राष्ट्र हुकूमत कर रहा है, उसी के निर्देशों का पालन करना पड़ रहा है छोटे राष्ट्र को, तो हम बोल सकते हैं कि बड़ा राष्ट्र का उपनिवेश कौन सा हो गया, तो छोटा राष्ट्र हो गया। जैसे हमारा देश जो भारत था वो लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा था। यानी हम लोग अंग्रेजों के जो देश था ब्रिटिश देश, तो वो ब्रिटिशी शासन के हम लोग क्या हुए थे, उपनिवेश हो गए थे। उसके बाद में हम लोग जानेंगे कि अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। आसान भाषा में जान लीजिए कि हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन तथा संचार इत्यादि जितने भी कार्य हैं, इन सभी का संचालन अर्थव्यवस्था के माध्यम से ही किया जाता है। अब आइए जान लेते हैं कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख कार्य संपादित करती है। तो लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एवं सेवा उत्पादन करती है। अर्थव्यवस्था जो है ये प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक लोग की संतुष्टि करने के लिए अलग अलग प्रकार के वस्तु एवं सेवा प्रदान करती है। अर्थव्यवस्था लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। अब एक वैज्ञानिक के माध्यम से हम लोग जान रहे हैं जिसका नाम है आर्थर लेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था का अर्थ यह है कि किसी भी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने साधनों का प्रयोग करती है। यानी आसान भाषा में जान लीजिए कि आर्थर लेविस जो वैज्ञानिक थे वे कहना चाहते थे कि अर्थव्यवस्था के आसान भाषा में अर्थ ये होता है कि किसी भी देश के जो संपूर्ण व्यवहार होता है उसी को अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है, जिसके माध्यम से मानवीय आवश्यकताओं यानी मनुष्य के जितने भी संसाधन जो उनके लिए उपयोगी होते हैं उनको संतुष्टि करने के लिए वे अपने संसाधनों का उपयोग करते हैं। उसके बाद में हम लोग जानेंगे ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था क्या होती हैं। तो दोस्तों, ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। और यहीं से मैट्रिक के एग्जाम पेपर में एमसीक्यू अर्थात ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा गया था कि किन किन वैज्ञानिकों के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली मानी जाती है। तो वैसे स्थिति में आप सभी छात्र एवं छात्राएं बताएंगे कि सर ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। दूसरे शब्दों में अर्थव्यवस्था
आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका कहलाते हैं। यानी दूसरे शब्दों में हम लोग अर्थव्यवस्था को एक ऐसा भी आर्थिक क्रिया का केंद्र मान सकते हैं जिसके अंतर्गत लोग आकर तरह तरह के कार्य करते हैं और कार्य करने के फलस्वरूप जो उनको मुद्रा के रूप में जो आजीविका प्राप्त होती है उसी से अपना जीवन यापन करते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे अर्थव्यवस्था जो है वो समाज की किसी भी आर्थिक क्रियाओं का योग होता है। समाज के जितने भी आर्थिक क्रियाओं का योग होता है उसे ही क्या कहते हैं, तो अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा, तो अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं एवं गतिविधियां संपादित की जाती है। इन क्रियाओं को मोटे तौर पे 3 भागों में बांटा गया है। यानी अर्थव्यवस्था की संरचना की बात करेंगे ना तो इनमें बहुत सारी गतिविधियां संपादित होती है, इसमें बहुत सारी गतिविधियां होती है। इनको मोटे तौर पे अगर बात करते हैं भागों में बांटने की तो 3 भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं हम लोग प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को ही क्या कहते हैं, तो सेवा क्षेत्र कहा जाता है। अब आइए बारी बारी से सभी क्षेत्रों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये प्राथमिक क्षेत्र होते क्या हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो आसान भाषा में याद रखिएगा कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं का प्राप्त करना जैसे व्यवसाय आते हैं। अब यहीं से मैट्रिक एग्जाम पेपर में एमसीक्यू अर्थात ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछे जाते हैं कि मछली पालन किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है, तो आप बोल सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद में दूसरा जो हमारा होता है उसे हम लोग कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र। तो दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। अब औद्योगिक क्षेत्र अर्थात इसके अंतर्गत खनिज का व्यवसाय हो गया, निर्माण कार्य हो गया, जीवनोपयोगी सेवाएं हो गए जैसे गैस हो गया, बिजली हो गया इत्यादि। ये सभी जो संसाधन है ना ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र के बारे में। तो दोस्तों तृतीयक क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, अर्थात तृतीयक क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक, बीमा, परिवहन, संचार एवं व्यापार इत्यादि क्रियाएं सम्मिलित होती है। ये सभी क्रियाएं प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों की क्रियाओं को सहायता प्रदान करती है, इसीलिए इसे सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में अब हम लोग जानने जा रहे हैं कि अर्थव्यवस्था के प्रकार कौन कौन से होते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि विश्व में निम्नलिखित में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। यानी पूरे ब्रह्मांड नहीं बल्कि पूरी दुनिया में केवल 3 प्रकार की ही अर्थव्यवस्था पाई जाती है। अब आइए जान लेते हैं वो 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होते कौन कौन से हैं। तो पहला अर्थव्यवस्था का नाम है जिसे हम लोग कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के सभी साधनों पर स्वामित्व एवं संचालन निजी व्यक्तियों के पास होता है। आसान भाषा में कहें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का यह अर्थ होता है कि उत्पादन के सभी साधनों पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है। वैसे संसाधन को या वैसे अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जो इसका उपयोग अपने निजी लाभ करने के लिए करता है। जैसे अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, फ्रांस हो गया, ये जितने भी देशों का नाम हम आप सभी को बता रहे हैं ये सभी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के रूप में जाने जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जहां उत्पादन के सभी साधनों पर जो सरकार चलाने वाले जो देश जो चलाने वाले सरकार होते हैं उनका स्वामित्व होता है। आसान भाषा में कहे तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का यह अर्थ होता है कि उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है, ठीक है, जिसका उपयोग वे सामाजिक कल्याण के लिए, समाज में विकास करने के लिए करते हैं, उससे ही कहते हैं समाजी अर्थव्यवस्था। इसके अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, तो जैसे चीन हो गया, क्यूबा हो गया इत्यादि, ये सभी जो देश है ना ये समाजी अर्थव्यवस्था के देश कहलाते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो पहला अर्थव्यवस्था था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है, तो पूंजीवादी एवं समाजवादी जो अर्थव्यवस्था होते हैं ये दोनों के मिले हुए रूप को ही क्या कहते हैं, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिला हुआ अर्थव्यवस्था कहते हैं।
दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के सभी साधनों का स्वामित्व सरकार एवं निजी दोनों व्यक्ति के पास होता है। इसे ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। दोस्तों, अब हम लोग जानने जा रहे हैं कि अर्थव्यवस्था का विकास का इतिहास जो है वो किस प्रकार से जाना जाता है। तो अर्थव्यवस्था के विकास का इतिहास जो है वो बहुत ही लंबा चौड़ा है। अर्थव्यवस्था का विकास एक पौधा की विकास की तरह होता है। जिस तरह पौधे का क्रमशः विनाश हो जाता है और परिपक्वता की स्थिति में उसमें फल डाली और उसका उपयोग मानव के हित में होता है, ठीक उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था का आदिम काल से अब तक विकास हुआ है। अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तन हम अर्थव्यवस्था के विकास की कहानी कह सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि भारत में योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। योजना आयोग के जो पदेन अध्यक्ष है ना, उसे प्रधानमंत्री कहते हैं, वो प्रधानमंत्री थे। सामान्यतः काम काज एवं एक उपाध्यक्ष के देख रेख में होता था, जिसकी सहायता के लिए आयोग में 8 सदस्य होते थे। अब यहीं से मैट्रिक के एग्जाम पेपर में 2-3 ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो आप बोलेंगे कि सर प्रधानमंत्री होते हैं। फिर पूछा जाता है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। अब राष्ट्रीय विकास परिषद भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था। इस गठन का आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों तथा योजना आयोगों के बीच तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किया गया था। अब राष्ट्रीय विकास परिषद के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके पदेन सदस्य होते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि मौद्रिक विकास की संक्षिप्त कहानियाँ किस प्रकार से होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों, वस्तु से वस्तु का जो लेन देन होता है ना, बहुत पहले की बात कीजिएगा तो किसी के पास चावल हुआ करता था, किसी के पास अगर आटा हुआ करता था, तो चावल वाले चावल दे देते थे और आटा वाले चावल वाले को आटा दे देते थे। इससे वस्तु आपस में आदान प्रदान हो जाती थी तथा अपने सभी आवश्यक सामग्रियों का उपयोग भी मनुष्य आसानी तरीके से कर सकता था और सभी के जीवन यापन आसानी तरीके से हो पाती थी। तो यहाँ पे वस्तुओं से वस्तु का जो लेन देन होता था उसे ही क्या कहेंगे, तो वस्तु विनिमय प्रणाली कहेंगे। अब हम लोग जानेंगे मौद्रिक प्रणाली। तो दोस्तों, मौद्रिक प्रणाली का मतलब होता है कि मुद्रा से वस्तु एवं सेवा का विनिमय, यानी पैसा से किसी वस्तु एवं सेवा का जो लेन देन करते हैं उसे हम लोग मौद्रिक प्रणाली के रूप में जानते हैं। उसके बाद में आता है कि बैंकिंग प्रणाली। आइए जान लेते हैं बैंकिंग प्रणाली क्या कहते हैं। तो बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा विनिमय की क्रिया का संपादन करना बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आता है। यह एक संकेत से एक व्यक्ति के खाते से दूर अवस्थित दूसरे व्यक्ति को उसी बैंक के माध्यम से पैसा का हस्तांतरण किया जाता है। इसे ही तो बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। अब आसान भाषा में समझिए कि एक बैंक से दूसरे बैंक में जो पैसा भेजा जाता है या पैसा मंगाया जाता है, इसी क्रिया को क्या कहते हैं, तो बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। उसके बाद में हम लोग जानेंगे कि एटीएम प्रणाली क्या होता है। दोस्तों, एटीएम प्रणाली की बात करते हैं तो प्लास्टिक के एक छोटे से कार्ड पर अंकित सूक्ष्म संकेत के आधार पर कहीं भी तथा किसी भी समय निर्धारित बैंक के केंद्र से अर्थात एटीएम बूथ से पैसा निकालने की सुविधा होती है। इसी कार्ड को एटीएम कार्ड के रूप में जाना जाता है और इस कार्ड का जो पूरा नाम होता है अर्थात एटीएम का जो पूरा नाम होता है वो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। उसके बाद में आता है हमारा क्रेडिट कार्ड। आइए जान लेते हैं क्रेडिट कार्ड का क्या अर्थ होता है। तो बैंक द्वारा दिया गया प्लास्टिक का एक कार्ड होता है जिसके द्वारा बैंक में अपनी जमा राशि के पैसे का उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ से जो डेबिट कार्ड को ही कहीं ना कहीं एटीएम कार्ड के रूप में ही जाना जाता है। तो ये रहा डेबिट कार्ड। अब हम लोग जानेंगे क्रेडिट कार्ड और इसके फ़ायदे भी हम आप सभी को बताएंगे कि क्रेडिट कार्ड से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों, बैंक द्वारा जारी किया गया एक प्लास्टिक का एक कार्ड होता है जिसे क्रेडिट कार्ड कहा जाता है, जिसके आधार पर उसके धारक द्वारा पैसे अथवा वस्तु प्राप्त कर लेना होता है। अब देखिए यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से खाताधारकों को क्या फ़ायदा होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि मनुष्य के पास पैसा नहीं हो पाता है और कोई उनको बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट काम पड़ जाता है, तो अगर उनके पास पैसा नहीं है तो किसी से मांगते हैं। अगर वो लोग भी नहीं देते हैं तो क्या होता है,
उनको कर्ज लेना पड़ता है, कर्जदार भी कर्ज नहीं देता है, बैंक में भी पैसा मौजूद नहीं है, तो वैसी स्थिति में उन लोगों ऐसे लोगों का काम रुक जाता है। लेकिन अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड मौजूद है, बैंक में पैसा नहीं भी है, फिर भी आप लगभग 1.5 से 2 लाख का पैसा बैंक से निकाल सकते हैं और 50 दिन के अंदर में उस पैसा को फिर से जमा करके उस भुगतान को आप भुगतान कर सकते हैं, यानी जमा कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग जानने जा रहे हैं कि आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक क्या होते हैं। तो आसान भाषा में जानिए कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है। तो आर्थिक विकास के एक प्रमुख सूचक राष्ट्रीय आय को माना जाता है। आर्थिक विकास के प्रमुख सूचकों में राष्ट्रीय आय को बहुत ही बड़ा सूचक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि किसी भी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यानी एक वर्ष के अंतर्गत देश में जितने भी उत्पादन के साधन पर एवं सेवा के द्वारा जो भी पैसा को जो इकट्ठा किया जाता है, मुद्रा इकट्ठा की जाती है, उसे के कुल योग के कुल जमा राशि को क्या कहते हैं, तो राष्ट्रीय आय कहा जाता है। सामान्य तौर पे यानी आम तौर पर जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उस देश को विकसित कहा जाता है, और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है उसे अविकसित देश के रूप में जाना जाता है। अब जानिए कि प्रति व्यक्ति आय होता क्या है। तो दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय काफ़ी सिंपल होता है, यानी आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक माना गया है। प्रति व्यक्ति आय देश में रहते हुए व्यक्तियों की औसत आय होती है। राष्ट्रीय आय में क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय जो होता है उसमें देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल हमें प्राप्त होता है उसे ही प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा होता है कुल जनसंख्या। आसान भाषा में कहे तो मान लेते हैं किसी भी देश का जो राष्ट्रीय आय है वो 1 लाख है, ठीक है, और उस देश की जो कुल जनसंख्या है वो 50,000 है। तो हम क्या करेंगे, 1 लाख में 50,000 से भाग देंगे, और भाग देने के उपरांत जो हमें भागफल की प्राप्ति होगी ना, वही प्रति व्यक्ति आय होगा उस देश का। उसके बाद में यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हैं कि विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार जिन देश की 2004 में प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 रुपये प्रति वर्ष या इससे अधिक है, वह विकसित देश, और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपये या इससे कम है उसे विकासशील देश कहा गया है। भारत विकासशील देश यानी निम्न आय वाला देश के रूप में जाना जाता है, क्योंकि 2004 के अनुसार भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी ना, वो मात्र 28,000 रुपये थी। 2000 से लेकर 2003 के आंकड़े के अनुसार पंजाब के प्रति व्यक्ति आय जो है वो 26,000, और केरल की जो है वो 22,800 तथा बिहार की मात्र 5700 रुपये प्रति व्यक्ति आय के रूप में प्राप्त हुई थी। मानव विकास सूचकांक, दोस्तों यूएनडीपी द्वारा मानव विकास रिपोर्ट विभिन्न देशों की तुलना करके लोगों की शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति एवं प्रति व्यक्ति आय के आधार पर तैयार की जाती है। मानव विकास सूचकांक के 3 सूचक होते हैं। आइए जान लेते हैं कौन कौन से सूचक होते हैं। तो पहला होते हैं जीवन आशा, उसके बाद में होते हैं शिक्षा प्राप्ति तथा जीवन स्तर होते हैं। 2004 के लिए यानी सन 2004 के लिए विभिन्न देशों की मानव विकास जो सूचकांक है वो इस प्रकार ही, यानी 2004 में 177 देश के लिए मानव विकास सूचकांक, जिसे हम लोग मानव विकास रिपोर्ट भी कहते हैं, उसकी गणना की गई थी, जिनमें भारत का स्थान जो है वो 126वां प्राप्त हुआ था, और नार्वे एक देश है, इसका जो स्थान था वो पहला प्राप्त हुआ था, तथा ऑस्ट्रेलिया का 3रा स्थान प्राप्त हुआ था। इसका मतलब ये है कि भारत में मानव विकास मध्यम स्तर का है। बिहार में विकास की स्थिति, आइए जान लेते हैं बिहार में विकास की स्थिति किस प्रकार से है। बिहार का इतिहास काफ़ी गौरवशाली रहा है। यहीं पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति अर्थात महावीर की शांति का संदेश यहीं दिया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, शेरशाह सूरी, गुरु गोविंद सिंह, बाबू कुंवर सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में ही हुआ था। महात्मा गांधी ने स्वयं चंपारण पहुंचकर, जहां से हम खुद बिलोंग करते हैं, वहां से चंपारण आंदोलन की शुरुआत किए थे,
और यहीं से चंपारण सत्याग्रह जो आंदोलन था वो अंग्रेजों के लिए पहला आंदोलन साबित हुआ था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा इसी बिहार से ही दिया था। फिर भी बिहार काफ़ी पीछे है। साधनों के मामलों में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति आज भी बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। इसी कारण इसे पिछड़ा राज्य में गिना जाता है। अब आइए जान लेते हैं कि बिहार के पिछड़ेपन के आखिर क्या कारण है। तो दोस्तों, तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या बिहार के प्रमुख कारणों में से एक है। आधारित संरचना का अभाव, कृषि पर निर्भरता, बाढ़ एवं सूखा की स्थिति, औद्योगिक पिछड़ापन, गरीबी हो गया, खराब विधि व्यवस्था, कुशल प्रशासन का अभाव, यहाँ पे ईमानदार प्रशासन भी नहीं है, जिसके कारण बिहार जो है आज भी पिछड़ा राज्य की गिनती में आता है। और आज सभी छात्र एवं छात्राओं के एग्जाम पेपर में पूछ लिया जाता है कि इनमें से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो बहुत ही अफसोस की बात है कि आपको ना चाहते हुए भी बिहार का चयन करना होगा। क्या कीजिएगा, बिहार पिछड़ा राज्य है, जिसके कारण आज सभी को बिहार का ही चयन करना पड़ता होगा। अब जानते हैं कि बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के क्या क्या उपाय हैं। तो आर्थिक विकास की गति को तेज करके बिहार की स्थितियों को सुधारा जा सकता है। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। अगर उनके कथनों को साबित कर दिया जाए तो शायद बिहार का विकास संभव हो सकता है। बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला जो उपाय है वो जनसंख्या पे नियंत्रण, यानी जनसंख्या पे नियंत्रण करके हम लोग बिहार को फिर से विकसित बना सकते हैं। इसका मुख्य कारण है जनसंख्या या जनसंख्या का घनत्व। भारत के सभी राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त करता है बिहार। अगर बिहार में जनसंख्या पर नियंत्रण करके बिहार के पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। कृषि का तेज़ी से विकास, यहाँ ज़्यादातर लोग बिहार के जितने भी भागों के लोग होते हैं वो परंपरागत तरीके से ही खेती करते हैं। कृषि की आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर कृषि का विकास किया जा सकता है। यानी यहाँ पे जितने भी बिहारी लोग होते हैं वे कृषि पर निर्भर होते हैं। उनके पास उतने ज़्यादा मशीन, यंत्र भी, औजार भी मौजूद नहीं है, जिस कारण कृषि भी ढंग से नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण बिहार इतना पिछड़ा हुआ है। उसके बाद में है बाढ़ पे नियंत्रण। बिहार के पिछड़ेपन का मुख्य कारण बाढ़ भी है। यहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ आ जाते हैं। हमेशा उत्तर बिहार जो है वो बाढ़ से ग्रसित रहता है। इसके कारण बिहार में बाढ़ पर अगर नियंत्रण किया जाए तो बिहार को फिर से सफल बनाया जा सकता है। आधारिक संरचना का विकास, बिहार में बिजली की काफ़ी कमी हो गई है, अतः बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाए, सड़क व्यवस्था में सुधार लाया जाए, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लाया जाए। इसके विकास की प्रक्रिया को अधिक बढ़ाकर बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। उसके बाद में आता है उद्योग का विकास। बिहार में उद्योग का विकास कर इसके पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। आप सभी को मालूम होगा कि बिहार में ना के बराबर उद्योग है। अगर यहाँ पे भी उद्योग होते ना कहीं बिहारियों को दूसरे राज्य में जाकर पलायन होकर कमाना नहीं पड़ता, वहाँ पे प्रताड़ना का शिकार नहीं होना पड़ता और आसानी तरीके से बिहार में ही रहकर अपने जीविका चला सकते थे, अपना जो है जीवन यापन आसानी तरीके से कर सकते थे। उसके बाद में है गरीबी दूर करना। तो बिहार में गरीबी का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। गरीबी रेखा के नीचे लगभग 42% से भी ज़्यादा लोग जीवन बसर करते हैं। इनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए। स्वयं रोजगार को बढ़ावा देकर इनके प्रशिक्षण पर भी ध्यान देना चाहिए। शांत व्यवस्था की स्थापना। दोस्तों, बिहार में शांति का माहौल कायम करके व्यक्तियों में विश्वास जगाया जा सकता है एवं आर्थिक विकास की गति को तेज किया जा सकता है। स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन। बिहार के आर्थिक विकास के लिए स्वच्छ यानी साफ सुथरा, कुशल अर्थात ईमानदार प्रशासन होना काफ़ी ही जरूरी है। केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण। भारत सरकार बिहार को आर्थिक सहायता तथा विशेष राज्य का दर्जा देकर इसके पिछड़ेपन को दूर कर सकता है। अब हम लोग जानेंगे कि देश के आर्थिक विकास में बिहार की विकास की जो भूमिका है वो किस प्रकार से है। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि बिहार देश का बड़ा राज्य है। भौगोलिक क्षेत्र तथा जनसंख्या दोनों का ही दृष्टिकोण से बिहार का स्थान जो है वो भारत में अपना एक अलग महत्व रखता है। इसलिए कहा गया है कि यदि भारत का विकास करना है तो बिहार का विकास करना आवश्यक होगा। यानी हिंदुस्तान कब ज़्यादा विकसित देश बन सकता है, जब बिहार का संपूर्ण विकास हो जाएगा ना, तो जाहिर सी बात है हमारा देश का भी विकास हो जाएगा।
बिहार देश एक ऐसा राज्य है, एक ऐसा स्थान है जहाँ अत्यधिक उर्वरक भूमि है। यहाँ पे ज़्यादा खाद मसाले का प्रयोग किया जाता है मिट्टी में। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ में लगातार जल प्रवाह होते रहता है। यहाँ की धरती के कम सतह पर ही जल प्राप्त होने लगता है। यदि बिहार की नदियों को परस्पर जोड़कर जल संसाधनों के उपयोग द्वारा योजना लागू कर दिया जाए तो उत्तरी बिहार में बाढ़ की भय जो विभीषिका स्थिति जो होती है उसे बचाया जा सकता है तथा दक्षिणी बिहार को सिंचाई की सुविधा द्वारा सूखे से बचाया जा सकता है। दोस्तों, बिहार में कहीं ना कहीं दक्षिण में अगर जाते हैं, दक्षिण एरिया में जाइएगा जहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश पड़ता है, उस एरिया में जाइएगा आपका बिहार के अंतिम छोर पे, तो वहाँ पे सूखे की स्थिति को सामना करना पड़ता है। वहीं पे बिहार के उत्तर दिशा में जाइएगा ना तो वहाँ पे आपको बाढ़ की स्थितियों का सामना करना पड़ता है। अब देश के आर्थिक विकास के प्रत्येक क्षेत्र में बिहारियों का योगदान महत्वपूर्ण माना गया है। हाल ही में वर्षों में बिहार के विकास में गति आई है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने बिहार का वर्तमान विकास दर जो है वह 11.03% माना है, जो देश में गुजरात में 11.5% के बाद दूसरा देश बना है बिहार। यदि देश और बिहार कंधा से कंधा मिलाकर विकास की क्रिया की वर्तमान दौर को कारगर करें तो 21वीं सदी यानी 21वीं शताब्दी का मतलब जो 21वीं शताब्दी जो आने वाला अभी 20वीं सदी चल रहा है, आर्थिक दृष्टिकोण से भारत विश्व के अग्रणी देशों में आ जाएगा। अतः स्पष्ट है कि देश के आर्थिक विकास में बिहार के आर्थिक विकास की भूमिका महत्वपूर्ण है। अब हम जानते हैं कि मूलभूत आवश्यकताएं एवं विकास का संबंध। तो देश के नागरिकों को रहने के लिए मकान, खाने के लिए रोटी और शरीर ढकने के लिए वस्त्र उनकी न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताएं होती है। अब यहीं से मैट्रिक के एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं कि किसी भी मनुष्य के मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती है, तो रोटी, कपड़ा और मकान होती है। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या विकास के मार्ग में बहुत ही बड़ी बाधा उत्पन्न करती हैं। समुचित न्यायपूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लोगों को खाने के लिए रोटी उपलब्ध हो सकता है। देश में रोजगार के द्वारा नागरिकों को आय में वृद्धि की जा सकती है, जिससे उनको कपड़ा और मकान उपलब्ध हो ही जाएगा। अब जाहिर सी बात है, किसी व्यक्ति के पास आय बढ़ जाएगा, इनकम का स्रोत बढ़ जाएगा, तो रोटी, कपड़ा और मकान तो ऑटोमेटिक उसका बढ़ जाएगा। अब क्या होगा कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब मजदूरों के लिए राष्ट्रव्यापी रोजगार देने की योजना बनाई गई है। यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत शुरू की गई है। इस संक्षेप में नरेगा कहा जाता है। नरेगा का ही पूरा नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी एक्ट। ग्रामीण रोजगार देने की इस स्कीम को विश्व का सबसे बड़ा रोजगार योजना माना गया है। नरेगा को विश्व का सबसे बड़ा दूसरा रोजगार योजना माना गया है। गरीबी रेखा, ये जान लेते हैं गरीबी रेखा का क्या अर्थ होता है। तो गरीबी को निर्धारित करने के लिए योजना आयोग द्वारा सीमांकन किया गया गरीबी रेखा कैलोरी मापदंड पर आधारित है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी, शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति या प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। अर्थशास्त्र में गरीबी की माप की यह काल्पनिक रेखा है। इस रेखा के नीचे जितने भी लोग होते हैं वे गरीबी रेखा के नीचे माने जाते हैं। इसे संक्षेप में BPL भी कहा जाता है। आप अपने गांव में सुने होंगे कि कितने भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो APL में आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो BPL में आते हैं। आप APL में आते हैं या BPL में आते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में हम लोग समाप्त कर चुके हैं आपका कक्षा 10वीं इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो इस चैप्टर का हम लोग संपूर्ण व्याख्या खत्म कर दिए हैं। आगे आने वाली पार्ट में इसका क्वेश्चन आंसर आप सभी को देखने को मिल जाएगा। हालांकि हमारे चैनल पे प्रत्येक दिन सुबह और शाम 2 वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, जहां पे NCERT सॉल्यूशन पे जोड़ दिया गया है। अलग अलग शिक्षकों के माध्यम से सभी सब्जेक्ट का समाधान आप सभी को दिया जा रहा है। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन मिल सके और आपके द्वारा वीडियो बनाने में हमें भी मन लग सके। हालांकि बहुत सारे ऐसे छात्र एवं छात्राएं हैं जो वीडियो को संपूर्ण नहीं देखते हैं, जिनके कारण क्या होता है कि उनको सभी क्वेश्चनों का सलूशन वो नहीं जान पाते हैं और एग्जाम में बैठते हैं तो उनको लगता है कि अरे ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया है, तो हमारे चैप्टर में था ही नहीं। तो भाई अगर आप नहीं पढ़िएगा तो जाहिर सी बात है वो कोई भी क्वेश्चन तो समझ में आएगा नहीं, और समझ में नहीं आएगा तो एग्जाम में क्या लिखिएगा आप खुद ही समझ सकते हैं।
तो ऐसे ही देखते रहिए मैथ एंड मैजिक टिप्स से जुड़ी प्रत्येक वीडियो को। हम जल्द लाएंगे एनसीईआरटी से जुड़ी अगले विषय का सॉल्यूशन, जिसमें आप सभी को बताया जाएगा कि आखिर सामाजिक विज्ञान में जो इसके नेक्स्ट पार्ट है वो शायद मुद्रा है। उसके बाद में हम लोग वैश्वीकरण पढ़ेंगे। इस तरह करते करते जितने भी 4-5 चैप्टर आपके मैट्रिक के एग्जाम पेपर में जो इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी का सॉल्यूशन आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिल सकता है। तो हे दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में अगले एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।